हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सब अच्छे हो एंड कीपिंग फाइन एट होम। आज मैं बहुत दिन बाद वीडियो बनाने आई हूँ बिकॉज आई वॉज नॉट इन ए पोजिशन टू मेक वीडियो फॉर यू एज माई हस्बैंड वॉज सफरिंग फ्रॉम कोविड, बट नाउ ही इज़ ऑल राइट, ही इज़ फाइन नाउ। तो आज सोचा कि वीडियो बना दूँ आपके लिए। तो जो स्टडी कर रहे थे, हम जिस चैप्टर का स्टडी कर रहे थे, सॉलिड स्टेट, क्लास 12 स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं दोबारा वीडियो बना रही हूँ आज विथ सम न्यू टॉपिक्स। तो आज का टॉपिक है, ये बोर्ड में लिखा हुआ है, लोकेशन ऑफ द टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन ए क्रिस्टल। एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल जो कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग पैटर्न फॉलो करते हैं, उसमें जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है और टेट्राहेड्रल वॉइड्स है वो कहाँ पर है, वही लोकेशंस हमें जानना है। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल मतलब एफसीसी जो क्यूबिक क्रिस्टल है जिसमें क्यूबिक क्लोज पैकिंग पैटर्न फॉलो होती है, दैट्स मीन एबीसी टाइप ऑफ पैटर्न विल बी फॉलोड। तो उसमें आप देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के पोजीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है? एक एफसीसी यूनिट सेल में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी सेंटर। यू कैन सी, ये जो मैंने थोड़ा सा बाहर का बना दिया ताकि आप समझ जाओ, ये बॉडी सेंटर वाला वॉइड है और ये जो कलर्ड बॉल्स जो मैंने दिखाया ये पार्टिकल्स है जो कि एटम्स है, जो कॉर्नर्स में प्रेजेंट है, फेस सेंटर में प्रेजेंट है। ये जो कलर्ड बॉल्स है ये पार्टिकल्स है जो कॉर्नर्स में और फेस सेंटर में प्रेजेंट है। लेकिन ये जो प्लेन बॉल्स जो मैंने बनाया, दीज आर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक तो प्रेजेंट है बॉडी सेंटर में और बाकी जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है दे आर प्रेजेंट इन द एज सेंटर्स। एज सेंटर मतलब एक क्यूबिक यूनिट सेल में हाउ मेनी एजेस आर देयर? 12 एजेस आर देयर। तो 12 एजेस का सेंटर में आप देखो, हर एक एज का सेंटर में एक एक प्लेन बॉल मैंने लगा दिया जो कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 12 एजेस में जो सेंटर्स है उन सेंटर्स में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट एंड वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट इन द बॉडी सेंटर। तो ये हो गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल जो कि सीसीपी टाइप ऑफ पैकिंग फॉलो करती है, उसमें पोजिशन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। नाउ लेट अस कम टू सीसीपी टाइप ऑफ पैकिंग पैटर्न फॉलो करते हुए जो एफसीसी क्रिस्टल्स बनते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल बनते हैं, उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहां पर प्रेजेंट है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी डायगोनल। आप अगर बॉडी डायगोनल देखो तो बॉडी डायगोनल आप देखिए, एक मैंने क्यूब बनाया, क्यूब में बॉडी डायगोनल्स कितने होते हैं? देयर आर 4 बॉडी डायगोनल्स। ये कॉर्नर से लेकर के ये कॉर्नर तक, ये कॉर्नर से लेकर के ये कॉर्नर तक, ये वाला कॉर्नर से लेकर के यहाँ तक और ये वाला कॉर्नर से लेकर के यहाँ तक, ये सारे बॉडी डायगोनल्स है। एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स, हर एक बॉडी डायगोनल में 2-2 करके टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है प्रेजेंट है एट 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्नर। जैसे कि ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस में एक प्रेजेंट है, इस कॉर्नर से उसी बॉडी डायगोनल में इस कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस में एक और टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है। तो एक बॉडी डायगोनल में अगर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है तो 4 बॉडी डायगोनल में टोटल कितना टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होगा? दे विल बी 8 इन नंबर। 4 बॉडी डायगोनल में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। तो ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल का एक यूनिट सेल हमने बना के आपको पोजीशन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड आपको बता दिया। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिटन हियर, वी आर टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट कर रहा है, एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड रेडियस ऑफ द एटम जिसको आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा फॉर प्योर एलिमेंट्स। नाउ प्योर एलिमेंट्स मतलब आप समझ ही रहे हो कि जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल में हर जगह में, चाहे वो कॉर्नर हो, चाहे फेस सेंटर हो, बॉडी सेंटर हो, हर जगह में सेम एटम विल बी प्रेजेंट। प्योर एलिमेंट का मतलब वही है, प्योर एलिमेंट कंटेन सेम एटम्स, तो हर जगह में सेम एटम विल बी प्रेजेंट। तो हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, 2 एटम के बीच में जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है, नियरेस्ट डिस्टेंस है, उसी को हमें कैलकुलेट करना है, डिराइव करना है रिलेशनशिप। और
ये जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है एज लेंथ के साथ किस तरह से रिलेटेड है वही फाइंड आउट करना है। और उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है कि रेडियस के साथ एज लेंथ का क्या रिलेशन है, वही हम फाइंड आउट करेंगे 3 टाइप का यूनिट सेल में। सबसे पहले हमने लिया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उसके बाद हमने लिया फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसके बारे में पहले भी मैंने जो वीडियोस मैंने बनाई बिल्कुल बिगिनिंग में, उसमें मैंने आपको बताया है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मतलब द एटम्स विल बी प्रेजेंट ओनली इन द कॉर्नर्स, नोवेयर एल्स। एटम्स सिर्फ कॉर्नर्स में प्रेजेंट होंगे, और कॉर्नर्स में ये जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, उसमें एटम्स जो कॉर्नर वाले एटम्स है वो एक दूसरे को टच करते हैं। अगर आप ये जो फिगर है इसको अगर आप देखो, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें ये एटम दूर दूर लग रहा है आपको, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन ये है, सपोज कि आप बस टॉप वाला साइड ले लो या बॉटम वाला साइड ले लो, कोई भी आगे का पीछे का साइड का कोई भी साइड ले लो, जो साइड में एटम्स के सिचुएशन है वो कुछ ऐसे है। एक साइड मतलब 4 कॉर्नर, ये 4 एटम्स एक दूसरे के साथ इस तरह से टच में होंगे। तो टच में होंगे मतलब जैसे कि ये एटम को अगर हमने ए नाम दे दिया, इसको हमने बी नाम दे दिया, तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो कि डी से रिप्रेजेंट किया जाएगा दैट विल बी ए बी। और ए बी मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो ए से लेकर के बी तक ये जो डिस्टेंस है जिसको हम नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बोल रहे हैं 2 एटम के बीच में, ये किसके साथ इक्वल होगा, ये जो डिस्टेंस है जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो एक का सेंटर से दूसरा का सेंटर तक, ये जो डिस्टेंस है ये है एज लेंथ, यही है एज लेंथ। ये जो एटम्स है ये किस तरह से प्रेजेंट है, ये जो एटम है इसका ये कॉर्नर देखो, ये कॉर्नर में ये एटम का सेंटर है और ये कॉर्नर में ये एटम का ये सेंटर है, सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वही है एज लेंथ। तो जो एज लेंथ है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू ए बी, दैट मींस विल बी इक्वल टू एज लेंथ ए। तो इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल तब हम यहां पे लिख देते हैं nearest neighbor distance D will be equal to AB, that means will be equal to edge length A. And what will be the radius? Radius R will be equal to what? It will be equal to D by 2. D कितना है, D जो कि AB है जो कि A के साथ इक्वल है, that means it is equal to A by 2. एज लेंथ का जो है हाफ हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे रेडियस मतलब ये जो रेडियस है एटम का, रेडियस कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है यही आपका एज लेंथ है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है या तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये डिस्टेंस कोई तो हम रेडियस बोल रहे हैं जिसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रेडियस आर क्या हो जाएगा, ए बाई 2 हो जाएगा। तो ही हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस वो हमने फाइंड आउट कर लिया, और एज लेंथ के साथ उसका क्या रिलेशन है वो हमने देख लिया। नेक्स्ट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आपको पता है कि ये आपका यूनिट सेल है जिसमें आप देखिए कॉर्नर्स में एटम्स प्रेजेंट है, और हर एक फेस का सेंटर में भी एक एक करके एटम प्रेजेंट है। तो दैट मीन्स ये जो क्यूब है, ये क्यूब में कितना ऐसे फेसेस है, आपको पता है कि देयर आर 6 फेसेस इन ए क्यूब। हर एक फेस का सेंटर में एक एक एटम प्रेजेंट है, कॉर्नर्स में भी प्रेजेंट है। अब हमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हमें जो है फाइंड आउट करना है। तो एक पर्टिकुलर फेस को हमने ले लिया, सपोज ये टॉप फेस आप मान सकते हो, या फ्रंट वाला फेस आप मान सकते हो, या बैक साइड में जो फेस है उसको ले सकते हो, या ये साइड के जो फेसेस है इसको भी आप ले सकते हो। कोई एक फेस को ले लो, टॉप वाला फेस ही सपोज ये है। तो यहाँ पे बात ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये जो कॉर्नर वाले जो है दैट मीन्स ये जो कॉर्नर वाले एटम्स है दे आर नॉट टचिंग ईच अदर, बट देन हर कॉर्नर के जो एटम है वो फेस सेंटर वाला जो एटम है उसको टच कर रहा है। ये मैंने अलग से आपको बना के दिखा दिया। ये आपका 4 कॉर्नर के 4 एटम है और ये सेंटर वाला फेस सेंटर वाला है। तो आप देखिए कॉर्नर वाले ये भी इसको टच कर रहा है, ये भी इसको टच कर रहा है, ये भी इसको टच कर रहा है, ये भी इसको टच कर रहा है। तो व्हाट विल बी द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ये जो 2 एटम है इसका सेंटर से लेकर के इसका सेंटर तक जो डिस्टेंस है और इसका सेंटर तक इसको भी ले लो, तो ये तीनों को अगर इस तरह से आप जोड़ दो तो इसका हाफ हो जाएगा क्या। अगर आप इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया C,
तो AC का हाफ हो जाएगा नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, इतना ही तो होगा, तो AC का हाफ हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे हमने नाम दे दिया, A इस कॉर्नर का नाम दे दिया, A इस कॉर्नर का नाम दे दिया, B इस कॉर्नर का नाम दे दिया, C। तो A और C ये जो डायगोनल है, फेस डायगोनल है, इसमें सेंटर वाले जो एटम है ये तीनों एक दूसरे के साथ टच करते हैं। ये तीनों भी एक दूसरे के साथ टच करते हैं। तो यहाँ पे हम नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस के क्या लिखेंगे, हम नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस D को लिखेंगे इट इज AC/2, बिकॉज AC में जो फेस डायगोनल है उसमें जो 3 एटम्स आ रहा है, 2 कॉर्नर वाले और एक जो है फेस सेंटर वाले, ये तीन एक दूसरे के साथ टच कर रहा है। तो इसका जो हाफ होगा, दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है दैट विल बी द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। हम लिखते हैं यहां पे नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस D इज इक्वल टू AC/2। अब AC के साथ आपको A जो कि एज लेंथ है उसका रिलेशन आपने फाइंड आउट करना है बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो उसके लिए हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, ये जो ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल को लेते हैं जिसका AC जो है हाइपोटेन्यूस है। हम पाइथागोरस थ्योरम अगर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ABC हम लिख सकते हैं AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। अब AB ये भी एज लेंथ है, BC ये भी एज लेंथ है, दैट मीन्स हम लिखते हैं A² प्लस A², सो इट इज 2A²। अब देखो तब AC क्या होगा, सो AC जो कि फेस डायगोनल है AC जिसमें 3 एटम एक दूसरे के साथ टच में है, तो AC विल बी इक्वल टू √A, √2A। सो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस D क्या है, हमें पता है D इज इक्वल टू AC/2, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू √2A/2। अब √2 और 2 कैंसिल होकर के नीचे √2 आ जाएगा, दैट मीन्स इट विल बी A/√2। ये नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है। अब रेडियस क्या होगा, तब ये जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक आपका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस ये हो गया, ये AC/2 करके हमने निकाल दिया। रेडियस क्या है, रेडियस इज जस्ट यहां से यहां तक D है आपका, ये जो डिस्टेंस है ये आपका D है। D को हाफ कर देने से आपको रेडियस मिल जाएगा। सो वी कैन राइट रेडियस R विल बी इक्वल टू D/2। सो इट विल बी D कितना आया, A/√2, सो इट विल बी A/2√2। So this is how we have derived the relationship between nearest neighbor distance, age length and radius। ये तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, हमने 2 टाइप का यूनिट सेल में फाइंड आउट कर लिया इन केस ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल। एक तो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। आगे हम करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या रिलेशनशिप है बिटवीन द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड एज लेंथ एंड रेडियस एंड एज लेंथ, इसके बीच में हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं नेक्स्ट। ये बना लिया मैंने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का डायग्राम। अब यहाँ पे एक बात आपको समझना होगा कि इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ये जो कॉर्नर वाले एटम्स है एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, लेकिन हर कॉर्नर का जो एटम है वो बॉडी सेंटर में जो एटम है उसके साथ वो टच में होते हैं। यहां पे हमने बॉडी डायगोनल एक बनाया CD, C से लेकर के D तक अगर आपने जोड़ दो तो ये बॉडी डायगोनल हो गया है। तो बॉडी डायगोनल में देखो ये बॉडी सेंटर वाला एटम है जिसको मैंने थोड़ा सा बाहर से अलग से दिखाने का कोशिश किया ताकि आपको समझ आ जाए। ये C एटम जो है कॉर्नर में प्रेजेंट है, D एटम भी एक दूसरा कॉर्नर में प्रेजेंट है, ऑपोजिट कॉर्नर में प्रेजेंट है, और ये बॉडी सेंटर वाला एटम है। ये तीनों यहाँ पे डायग्राम में दूर दूर दिख रहा है लेकिन एक्चुअल सिचुएशन ये है, ये तीनों बॉडी डायगोनल वाले जो एटम है इसके साथ C और D एटम जो है बिल्कुल टच में है। देन व्हाट विल बी द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, यहाँ पे नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस यहाँ पे CD/2 हो जाएगा, बिकॉज यहां से लेकर के यहां तक यही तो डिस्टेंस होगा नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। सो इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हम लिखेंगे नियरेस्ट
neighbor distance d इज इक्वल टू सी डी बाई 2। सी से लेकर के डी तक जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दो तो ये जो डिस्टेंस है दिस विल बी द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, दिस विल बी डी। यहां से लेकर के यहां तक ये डिस्टेंस है दिस विल बी डी। सो सी डी बाई 2 हो गया है। अब आपको सी डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक ट्रायंगल चाहिए जो सी डी फॉर्म कर रहा है। तो सी डी जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है वो या तो आप ये वाला ले लो, ए सी डी ट्रायंगल ले लो, या आप यहां से ये फेस डायगोनल को जोड़ के ये सी डी के साथ इस पॉइंट को लेकर के ये वाला जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल अगर आप बनाते हो तो ये फेस डायगोनल से अगर आप ज्वाइन कर देते हो तो ये जो ट्रायंगल है इसको आपको लेना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ये वाला जो है फेस डायगोनल है, अगर इसको नहीं लेकर के नीचे वाला फेस का जो फेस डायगोनल है उसको हम लेते हैं जो कि ए डी है, इसको लेने से भी हम ए सी डी ट्रायंगल ले लेंगे और उससे हम सी डी का क्या रिलेशनशिप है एज लेंथ के साथ उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको हाफ कर देने से हमें मिल जाएगा नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस को और हाफ अगर हमने कर दिया तो हमें मिल जाएगा रेडियस की वैल्यू। तो उसके लिए पहले तो हम ये जो सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा ए डी बी। ए डी बी ट्रायंगल में हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो फ्रॉम ट्रायंगल ADB हम क्या लिख सकते हैं, AD इज द हाइपोटेन्यूज, तो हम लिख सकते हैं AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब देखो AB और BD दोनों ही एज लेंथ है, तो AB भी A है और BD भी A है, तो हम लिख देते हैं A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर दैट इज 2A स्क्वायर। तो AD स्क्वायर हो गया 2A स्क्वायर। अब हम लेंगे ACD ट्रायंगल। ACD ट्रायंगल में अगेन इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, सो फ्रॉम ट्रायंगल ACD क्या लिख सकते हैं हम, CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ये आपका AC है जो कि एज लेंथ है और AD स्क्वायर की वैल्यू हमने पहले ही निकाल लिया ADB ट्रायंगल से, AD स्क्वायर इज कमिंग टू A स्क्वायर। लेट्स पुट द वैल्यू, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज 2A स्क्वायर, so it will be 3A square. That means CD will be what? Under root 3A, root 3A. Now nearest neighbor distance D क्या हो जाएगा, CD by 2. That means it will be root 3A by 2. And what is radius? Radius is always D divided by 2. So it will be root 3A divided by 4. So this is how we have derived the relationship between age length, nearest neighbor distance and radius of the atom for pure elements in case of three types of cubic crystal unit cells, simple cubic unit cell, face centered cubic unit cell and body centered cubic unit cell. Now let's go to the next topic. Our next topic is to calculate the density of the crystal lattice from its age. एज से हम क्रिस्टल का क्या कैलकुलेट करेंगे, क्यूबिक क्रिस्टल का डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। नाउ एज से डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए एज कहां से पता चलेगा, एज हमें अगर एक्सरे स्टडीज करें, हम एक्सरे स्टडीज से क्यूबिक क्रिस्टल के एज जो है हमें पता चल जाएगा। और उसके बाद हम अगर टाइप ऑफ द क्रिस्टल हमें पता चले, वेदर इट इज द यूनिट सेल ऑफ द क्यूबिक क्रिस्टल, वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, ये अगर हमें पता चले तो हम जो है एक यूनिट सेल में कितने नंबर में पार्टिकल्स है वो हमें पता चल जाएगा। क्योंकि हमें पता है, पीछे भी हमने बहुत बार आपको बताया कि अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो देन द एटम्स आर प्रेजेंट ओनली इन द कॉर्नर्स,
और जो कॉर्नर वाले एटम है, हर कॉर्नर वाले एटम 8 अदर यूनिट सेल के साथ उनकी शेयरिंग होती है। और एक यूनिट सेल को तब कितना उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा, एक यूनिट सेल में जो एक कॉर्नर के एटम है उसका 1/8 शेयर एक यूनिट सेल को जाएगा। और अगर फेस सेंटर में एटम प्रेजेंट है तो एक एक फेस सेंटर वाले जो एटम है इट इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल्स। सो फेस सेंटर वाले एटम एक यूनिट सेल को इसका कितना शेयर जाएगा, हाफ शेयर जाएगा। और अगर बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है एटम, इन दैट केस इट विल नॉट बी शेयर्ड बाय एनी अदर यूनिट सेल एंड दैट्स व्हाई इसका फुल कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल को मिलेगा। तो अगर हमें टाइप ऑफ द क्रिस्टल पता चले, मतलब वो सिंपल क्यूबिक है कि बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल है कि फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल है, तो उसका यूनिट सेल में कितना नंबर में एटम्स है वो हमें पता लगेगा। और उसके बाद हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिट सेल का जो डेंसिटी होगा स्टूडेंट्स, वही होगा डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, मतलब क्रिस्टल का भी वही डेंसिटी होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो एज लेंथ जो कि एक्सरे स्टडीज से मिलते हैं उससे हम देखते हैं क्या हम कर सकते हैं। लेट अस सपोज द एज ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू ए, और यूनिट हम ले लेते हैं पिकोमीटर। ए पिकोमीटर इज द एज लेंथ। एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इज सपोज कैपिटल एम। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज सपोज जेड। ये तीन हमने सपोज कर लिया। एज लेंथ क्या सपोज कर लिया, ए पिकोमीटर। एटॉमिक मास एलिमेंट का क्या सपोज कर लिया, एम। आपको पता है कि जो एटॉमिक मास है उसका यूनिट क्या होगा, ग्राम पर मोल। और नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, लेट अस सपोज इट इज जेड। What will be the value of Z? That will depend upon the type of the unit cell. Simple cubic हो तो number of atoms will be 1, face centered cubic unit cell हो तो number of atoms will be 4, body centered cubic unit cell हो तो number of atoms will be 2. तो ये Z की वैल्यू तो टाइप ऑफ द जो यूनिट सेल है उसी से हमें पता लगेगा। अब हम जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, density of the unit cell will be equal to what, mass of the unit cell divided by volume of the unit cell। mass को volume से divide करने से density मिलती है, ये तो बहुत ही बेसिक चीज है, आप लोग छोटे क्लास से ये जानते हो। नेक्स्ट हम लिखेंगे density of the unit cell is equal to mass of the unit cell divided by volume of the unit cell। Volume of the unit cell will be what? ये जो यूनिट सेल है आपका क्यूबिक है, और क्यूब के केस में ये जो लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, ये सारे इक्वल होते हैं। और वो हमने क्या सपोज कर लिया, ए पिकोमीटर सपोज कर लिया। अब पिकोमीटर से हमें सेंटीमीटर में जाना है, उसके लिए हम रिलेशनशिप लिख देते हैं कन्वर्शन का। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। दैट मीन्स अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻12 मल्टीप्लाइड बाई 100, सो इट विल बी व्हाट, 10⁻10 सेंटीमीटर। तो ये रिलेशनशिप है कन्वर्शन का, यूनिट का कन्वर्शन का। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻10 सेंटीमीटर। ये हमने कर लिया, बिकॉज डेंसिटी हमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यूनिट में ही निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल विल बी व्हाट, इट विल बी ए इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर होल क्यूब, बिकॉज वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ऑल आर ए, दैट इज वाई a इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर का होल क्यूब। दैट मीन्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, a क्यूब इंटू 10⁻30 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम निकल गया। अब मास निकलना है यूनिट सेल का। मास ऑफ द यूनिट सेल विल बी व्हाट,
यूनिट सेल में जितना नंबर में पार्टिकल्स है उस नंबर को आपको एक एक पार्टिकल का जो मास है उसी से मल्टीप्लाई कर देना है, देन यू विल गेट द मास ऑफ द यूनिट सेल। सो हम लिखते हैं मास ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स in the unit cell multiplied by mass of each atom। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स को तो z हमने पहले ही सपोज कर लिया, सो इट विल बी z इनटू मास ऑफ ईच एटम। अगर आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं तो दिस इज द मास ऑफ द यूनिट सेल। अब मास ऑफ द यूनिट सेल z इंटू एम हो गया, स्मॉल m हो गया। व्हाट इज स्मॉल m? इट इज द मास ऑफ ईच एटम। अब एटॉमिक मास हमने पहले कंसीडर कर लिया था कैपिटल M, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट कैपिटल M कंसीडर कर लिया था। आपको पता है कि जो एटॉमिक मास है उसको हम क्या यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं? ग्राम पर मोल। दैट मीन्स एटॉमिक मास जो कि M है, इट इज द मास ऑफ एवोगाड्रो नंबर, जिसको 1 मोल कहा जाता है। एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास होता है एटॉमिक मास। सो एक पार्टिकल का, एक एटम का मास क्या होगा? एटॉमिक मास को अगर आपने एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया तो आपको क्या मिलेगा? मास ऑफ 1 एटम आपको मिल जाएगा। दैट मीन्स आप यहां पे क्या लिख सकते हो? z इंटू एम इज इक्वल टू आप लिख सकते हो z इंटू एम डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर, जिसको n0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स को ही हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ एटम्स, उसी का ही 1 मोल ऑफ एटम्स का ही मास होगा ये जो एटॉमिक मास है m। तो इसको एवोगाड्रो नंबर से अगर हमने डिवाइड कर दिया देन इट विल बी द मास ऑफ 1 सिंगल एटम। और मास ऑफ 1 सिंगल एटम को अगर नंबर ऑफ एटम्स से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं देन इट विल बी द मास ऑफ द यूनिट सेल। अब हमें मिल गया यूनिट सेल का मास भी मिल गया, यूनिट सेल का वॉल्यूम भी मिल गया। अब हम जस्ट डेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालेंगे। सो वी राइट डेंसिटी, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज इक्वल टू मास इज दिस z इंटू एम बाई एन नॉट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इज हाउ मच? वॉल्यूम इज दिस a क्यूब इंटू 10 टू द पावर -30। व्हाट विल बी द यूनिट? डेंसिटी का यूनिट हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। नाउ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने से क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन आपका? ये आपका रो का एक्सप्रेशन आ जाएगा। रो डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू z इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई a क्यूब इंटू 10 टू द पावर -30 इंटू n0। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। Whatever will be the density of the unit cell, same will be the density of the substance। मतलब जो सॉलिड क्रिस्टल है उसका भी डेंसिटी वही होगा। तो दिस इज द फॉर्मूला विच वी हैव डिराइव्ड फॉर द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, जिसमें z क्या है? इट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल। m क्या है? इट इज द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट विच हैज टू बी एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ग्राम पर मोल। एंड a क्यूब जो कि वॉल्यूम है, a क्या है? इट इज द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। n0 इज द एवोगाड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू हम सबको पता है एंड इट्स वैल्यू इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये n0 की वैल्यू है। अगर हमें a पता है, m पता है, z पता है, n0 पता है, n0 तो पता ही है, तो हम डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, डेंसिटी का फॉर्मूला तो हमने डिराइव कर लिया। फॉर्मूला डिराइव करने से ही सिर्फ नहीं होता है, आपको कुछ पॉइंट्स अबाउट द डेंसिटी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैं अभी आपको बताऊंगी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज यही चीज में आप गलती करते हो जब आप पेपर में डेंसिटी वाला कोई भी न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हो। तो इसीलिए मैंने लिख दिया रिटेन इन मेमोरी। आपको ये चीज जो है बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेना है और उसके बाद इस चीज का एप्लीकेशन भी करना है। व्हेनेवर यू विल try to solve any numerical problem from this formula, डेंसिटी निकलना हो, एज लेंथ निकलना हो, टाइप ऑफ द क्रिस्टल निकलना हो, एटॉमिक मास निकलना हो, ये सब कुछ एवोगाड्रो नंबर भी निकलने के लिए देते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डेंसिटी वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आपको वो भी निकलना होता है। तो दैट इज वाई अब जो मैं बात करने जा रही हूं वो है अबाउट यूनिट्स। यहां पे आप देख रहे हो कि डेंसिटी
जो यूनिट में एक्सप्रेस किया गया है वो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ग्राम पर सीसी, इसी में डेंसिटी को एक्सप्रेस किया गया है। तो इसमें ए हमारा ये जो 10 टू द पावर -30 है, ये किस तरह से आया है? बिकॉज हमने ए को, एज लेंथ को हमने क्या कंसिडर किया था? हमने एज लेंथ को कंसिडर किया था ए पिकोमीटर, पिकोमीटर में लिया था। दैट इज वाई ये सेंटीमीटर में जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो ये आ गया a इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमने वॉल्यूम में इसको जस्ट क्यूब कर दिया वॉल्यूम निकालने के लिए, तो ये हो गया a क्यूब इंटू 10 टू द पावर -30 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया। बात यह है कि अभी अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको जो एज लेंथ है वो पिकोमीटर में नहीं दिया, डायरेक्टली सेंटीमीटर में दे दिया, तो क्या आप 10 टू द पावर -30 लगाओगे यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में? आंसर इज नो। आपको यहाँ पे 10 टू द पावर -30 तब लगाना है जब आपका एज लेंथ जो है पिकोमीटर में दिया जाएगा। लेकिन अगर एज लेंथ आपका डायरेक्टली सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, देन 10 टू द पावर -30 इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। तो आपको a क्यूब इंटू 10 नोट कर देना पड़ेगा नीचे। तो दैट मीन्स आपको लिखना है व्हेन, ये चीज आप बहुत अच्छी तरह से दिमाग में जो है बिठा लो, व्हेन a इज एक्सप्रेस्ड in centimeter, then rho will be equal to z into m divided by a cube into n naught। 10 to the power -30 नहीं चाहिए, डेंसिटी का यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आपको मिल जाएगा। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास? इट विल बी ग्राम पर मोल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, ये जो है मोलर मास का, एटॉमिक मास का यूनिट जो है कभी भी नहीं देते हैं, इट इज ग्राम पर मोल। ये ऑलवेज आपने याद रखना है और अप्लाई भी करना है इसको। अब बात है यूनिट का एक और पॉइंट है, अगर सपोज कि जो ए है, एज लेंथ जो है, अगर इसका एसआई यूनिट दे दिया गया है, डेंसिटी को आपने एसआई यूनिट में एक्सप्रेस करना है, दैट मीन्स डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? डेंसिटी का एसआई यूनिट केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ए शुड बी इन मीटर देन, और जो आपका एटॉमिक मास है उसको आपको ग्राम पर मोल में रखने से नहीं होगा, इसको भी आपने केजी पर मोल में कन्वर्ट कर लेना है। दैट मीन्स ग्राम में जो है उसको 1000 से डिवाइड करोगे तो केजी पर मोल हो जाएगा, वो आपको यूज करना है वाली वैल्यू। और जो है ए को मीटर में लेना है और उसके बाद आपका जो डेंसिटी का यूनिट है वो केजी पर मीटर क्यूब में आ जाएगा। सो हम लिखते हैं दिस वॉज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज इन टर्म्स ऑफ SI यूनिट, A क्या में होगा? A will be in meter, M will be in kg per mole, and then डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा जो कि Z इंटू M डिवाइडेड बाई A क्यूब इंटू N नॉट, ये आ जाएगा केजी पर मीटर क्यूब यूनिट में। ये दो पॉइंट्स जो है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अक्सर आपको जो है यूनिट चेंज करना पड़ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन किस तरह से न्यूमेरिकल आपको दिया गया है सॉल्व करने के लिए।